हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू गुड विलास क्लासेस। तो आपका स्वागत है आपके अपने ही क्लास में। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमने क्लास 12 का चैप्टर नंबर 1 पहले ही शुरू कर दिया है, जिसकी पहली वीडियो अपलोड हो चुकी है। आप चैनल पर जाके देख लीजिएगा। तो उसी चैप्टर का हम दूसरा पार्ट आज करेंगे, जिसका नाम है व्यष्टि अर्थशास्त्र एक परिचय, जिसको माइक्रो इकोनॉमिक्स भी कहते हैं। तो आप सब बच्चों से बिल्कुल एक रिक्वेस्ट है कि आप बुक्स नोटबुक्स लेकर के आराम से बैठ जाइए और पढ़ना शुरू करते हैं। ठीक है, तो दिस इज चैप्टर नंबर 1, इसको हम शुरू करते हैं पार्ट 2। तो जैसे कि हम आपको याद होगा कि हमने फर्स्ट क्लास में पढ़ा था कि व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या होता है, जिसमें हम बेसिकली एक व्यक्ति के बारे में, एक फर्म के बारे में कैसे वो निर्धारण करते हैं, बाजार के डिमांड को कैसे डाइवर्ट करते हैं या उसको प्रभावित करते हैं, उसके बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ लिया। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है जिसमें हम पढ़ने वाले हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका नाम है सीमांत उत्पादन संभावना। ठीक है, इसको बोलते हैं प्रोडक्शन मार्जिनल प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी, और उसका एक कर्व इसको बोलते हैं मार्जिनल प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, जिसे शॉर्ट में पीपीसीबी कहा जाता है। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है कि जैसे कि हम सभी के पास ऑप्शंस होते हैं। जैसे कि मान लो कि मेरे पास ऑप्शन है कि मैं 3-4 कपड़े में से कोई भी एक सेट चुन सकती हूँ जो मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा है, या मुझे लगता है कि ये कलर मुझ पर ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो मैं वैसे, हम शॉपिंग करने जाते हैं तो वैसे चीज़ों को चूज़ करते हैं। तो सेम यहाँ पे भी वही चीज़ हो रही है। ठीक है, मानो कि हमारे पास क्या है, ऑप्शंस है, और हमें ऑप्शंस इसलिए चुनना पड़ता है। उसका रीज़न ये है क्योंकि हमारी जो डिमांड्स है, हमारी जो विशेष होती है, जो हमारी जो इच्छाएँ हैं, वो बहुत ज़्यादा ही हैं, और उसको पूरा करने के लिए हमारे पास साधन बहुत ज़्यादा सीमित होते हैं। ठीक है, तभी हमें ज़रूरत पड़ती है सीमांत उत्पादन संभावना वक्र की, जिसके तहत हम ये समझ पाते हैं या हम ये जान पाते हैं कि दो वस्तुओं के बीच में से हमें किसके प्रोडक्शन को कम करना है, किसके प्रोडक्शन को बढ़ाना है, ताकि हम अपनी इच्छाओं की या लोग की ज़रूरतों को पूरा कर सके। ठीक है, ये तो बात हो गई इसकी। अब यहाँ पे देखते हैं इसका मतलब क्या होता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि किसी भी हमारे इच्छाएं बहुत ज़्यादा होती हैं, जैसे उसी तरीके से हमारे देश का पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, और हर व्यक्ति की इच्छा को, उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हमारे पास साधन बहुत कम है। तो हमारे पास ऑप्शंस होते हैं, और उन ऑप्शंस में से हम चूज करते हैं। हम ये सोचते हैं कि किसका प्रोडक्शन किया जाए या किन वस्तुओं या सेवाओं का उत्पादन किया जाए जिससे ज़्यादा ज़्यादा लाभ की बात नहीं करते यहाँ पे। मतलब कहने का मतलब है कि जिससे ज़्यादा ज़्यादा लोग सेटिस्फाइड हो सके, उनकी ज़रूरतें, उनकी इच्छाएं पूरी हो सके। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है डेफिनेशन में। तो बेसिकली यह एक ग्राफ होता है जो ये बताता है कि जब किसी अर्थव्यवस्था के पास साधन सीमित हो। सीमित का मतलब होता है कि लिमिटेड रिसोर्सेज है। फॉर एग्जांपल, आपका कोयला, पेट्रोलियम, पानी, मिट्टी, ये सब क्या है, सब लिमिट में है। ठीक है, सीमित है, और उसका पूरा इस्तेमाल करना, क्योंकि इन सब चीज़ों से हम लोगों को वंचित नहीं रख सकते हैं, ज़रूरत होती है सबको। ठीक है, तो हम देखते हैं कि एक साथ दो वस्तुओं की कितनी मात्राएं, अलग अलग मात्राएं या कॉम्बिनेशन का हम प्रोडक्शन करें, ताकि हर किसी को सेटिस्फैक्शन मिल सके, हर किसी की ज़रूरत पूरी हो सके। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है। मान लीजिए कि किसान के पास अपनी जमीन है जिसमें वो गेहूं और चावल दोनों सेम ही है। चावल की जगह यहाँ पे रख लो, आप कपास रख लो, गन्ना रख लो, कुछ भी रख लो, तो फिर रख लो। ठीक है, उगा सकता है, या फिर दोनों का कोई कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं करेंगे हम कि बस चावल का प्रोडक्शन ही करते जाएंगे और कपास को छोड़ देंगे, क्योंकि कपड़े की जरूरत पड़ती है और खाने के लिए चावल भी चाहिए। ठीक है, तो हम वैसा भी नहीं करेंगे कि हटा देंगे कि जरूरत ही नहीं पड़ रही, वैसा नहीं करते। तो इसके लिए क्या करते हैं, हमारे पास ऑप्शन होता है कि हम एक कॉम्बिनेशन बना लें। यहाँ पे आपको एक तालिका दिख रही है, जिसको बोलते हैं, जिसमें दिखाया गया है उत्पादन संभावनाएं। ठीक है, तो मान लो कि मेरे पास कपास है और यहाँ पे चावल कर लेते हैं। ठीक है, अब देखेंगे हम कि कैसे कैसे कॉम्बिनेशन बना सकते हैं हम, ताकि दोनों ही वस्तुओं का उत्पादन हो सके। ठीक है, क्योंकि जरूरत तो कपड़े की भी होगी, लोगों को खाने की भी होगी, तो हम किसी एक को छोड़ नहीं सकते हैं, या किसी एक का पूरा प्रोडक्शन भी नहीं करेंगे। ठीक है, तो मान लो कि अगर हमने कॉम्बिनेशन नंबर 1 बनाया, तो इसमें हम देखेंगे कि अगर हम चावल का उत्पादन बिल्कुल ही नहीं करते हैं, तो हमारे पास है कि हम 10 कपास का उत्पादन, 10 यूनिट्स ऑफ कपास का उत्पादन कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा कॉम्बिनेशन हमारा है कॉम्बिनेशन नंबर बी, जिसमें हम क्या करेंगे कि मान लो कि हमारे पास जो साधन थे, उसमें उस साधन में से हमने से एक पार्ट हमने लगा दिया चावल के उत्पादन में, और बाकी फिर उसके हमारे पास कितना बचा, तो 9 यूनिट हमारे पास बचा कपास का उत्पादन करने के लिए। सेम अगर हम कॉम्बिनेशन नंबर 5 में आते हैं, तो हम ये देखेंगे कि यहाँ पे क्या किया हमने, चारों का चार जितना हमारे पास संसाधन था, हमने उसका सारा का सारा लगा दिया किसके उत्पादन करने में, चावल के उत्पादन में हमने सारा संसाधन लगा दिया। तो हमारे पास कपास के उत्पादन करने के लिए कोई भी रिसोर्सेस नहीं बचा है। ठीक है, तो कपास का उत्पादन क्या हो गया बच्चों, 0 हो गया। तो ये डिपेंड करता है, हम खुद देखते हैं कि हमें कितनी ज़रूरत है या बाजार में क्या डिमांड है, उस हिसाब से हम ये
प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। और उसी प्रोडक्शन को आप देखेंगे तो यहाँ पे कर्व की द्वारा दिखाया गया है, जिसको बोलते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, ठीक है। यहाँ पे आपको वो मार्क्स कर लो, आपने ऑलरेडी पहले भी ग्राफ बनाया होगा, मैं फिर से बता देती हूँ। जैसे मान लो कि हमने लिखा है 2, 4, 6, 8, 10, 12, ठीक है, जितने यूनिट्स प्रोडक्शन करने हैं उस हिसाब से देख लेते हैं। सेम यहाँ पे भी जाएगा 2, 4, 6, 8, 10, 12, ठीक है। ये आपका कपास है, ये आपका अनाज का उत्पादन है, जो हमने पहले अब टेबल बनाया था उसी का सेम ग्राफ भी है। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं 2 यूनिट्स ऑफ अनाज का प्रोडक्शन, चावल का प्रोडक्शन करती हूँ, तो मैंने क्या किया, ज़्यादा रिसोर्सेज थे उसका उत्पादन करने में किस पे लगा दिया, कपास के उत्पादन में लगा दिया। सेम यहाँ पे देखते हैं कि अगर मैं 4 जोड़ी, मतलब कि मुझे लगा कि नहीं चावल की ज़रूरत ज़्यादा हो रही है, तो मैंने क्या किया कि 4 यूनिट चावल का प्रोडक्शन किया, तो क्या हुआ, कपास के प्रोडक्शन को मुझे कम करके 10 करना पड़ गया, ठीक है। सेम क्या हुआ कि अगर मैं 6 यूनिट्स अनाज का चावल का उत्पादन करती हूँ, तो मुझे फिर 8 यूनिट कपास का उत्पादन करना होगा। सेम फिर आपका है 6, 8 हो गया, फिर 4 और 10 हो गया, एंड 2 और 12, ठीक है। इस तरीके से फिर 0 और 14 ऐसे आगे बढ़ता जाता, ठीक है। तो ये आपका ग्राफ जो है वैसे ही बनता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग है इसकी, ठीक है। तो आपको ये ग्राफ समझ आ रहा होगा कि अगर हम किसी एक का प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं तो हमें दूसरी वस्तु के प्रोडक्शन को कम करना होगा, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज क्या है, लिमिट में है, ठीक है, वो सीमित है, इसलिए हमें ऐसा करना पड़ता है, ठीक है। बात समझ आ रही है, कंफ्यूज मत करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऑलराइट, अब देखो यहाँ पे है कि जैसे कि मान लो कि मैंने कपास का उत्पादन बढ़ाने के लिए चावल के उत्पादन का कम किया था, तो जो हम 1 यूनिट का सेक्रीफाइस करते हैं, त्याग कर देते हैं, उसको बोलते हैं सीमांत उत्पादन संभावना, इसको बोलते हैं मार्जिनल प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी। यह दर्शाता है कि एक वस्तु, मान लो कि गेहूं के एक अतिरिक्त इकाई बनाने के लिए हमने चावल या कपास का, चावल नहीं खाएंगे, गेहूं चावल तो सेम ही हो गया सॉरी, चावल और क्या लिया था हमने, कपास किया था, कोई बात नहीं, यहाँ पे समझने कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। याद आता है कि एक वस्तु, जैसे कि मान लो कि गेहूं का उत्पादन हमने बढ़ाया, तो हमें चावल के यूनिट्स को सेक्रीफाइस करना होगा। तो हम कितनी मात्रा का त्याग करते हैं, मान लो कि अगर मुझे 10 कपास का यूनिट प्रोडक्शन करना था, और फिर मुझे, तो मेरे पास चावल के लिए बस 2 ही, लेकिन मुझे लगा कि चावल का प्रोडक्शन बहुत कम हो रहा है, तो मैंने क्या किया, चावल के प्रोडक्शन को 4 करने के लिए कपास को 6 कर दिया, ठीक है। तो जो 2 यूनिट का सेक्रीफाइस हुआ ना, वही हमारा क्या होता है, सीमांत उत्पादन संभावना, इसको बोलते हैं मार्जिनल प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कहते हैं, ठीक है इसका दूसरा नाम भी है बच्चों, ये भी इंपॉर्टेंट, आप लिख लीजिए, जिसे कहते हैं सीमांत अवसर लागत, जिसको बोलते हैं मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, या फिर सीमांत प्रतिस्थापन की दर, जिसको बोलते हैं मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। बात समझ आ रही है, यहाँ तक में कोई दिक्कत? और इससे हमें इसकी क्या जरूरत पड़ती है, उसका ये सबसे ज्यादा बड़ा रीजन ये है कि ये हमें यह बताता है कि सीमित साधनों से कैसे हम बेहतर चीज का चुनाव करें, जिससे हमारी इच्छाएं, हमारी जो आवश्यकताएं हैं वो पूरी हो सके, ठीक है। और ये हमारी अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए बहुत ज्यादा मददगार भी साबित होती है, क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था में कुछ केंद्रीय समस्याएं भी हैं। तो वो केंद्रीय समस्याएं क्या हैं, इसको सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी भी कहते हैं, वो देख लेते हैं अब। इसमें है कि आर्थिक, तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आर्थिक क्रियाकलापों का आयोजन, इसमें है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तो किसी भी देश को अच्छे तरीके से चलाने के लिए, लोगों को सबकी जरूरतों को पूरा करने के लिए ये जानना बहुत जरूरी होता है कि लोगों की आवश्यकताएं क्या है, ठीक है। जब हम ये जान लेते हैं कि हमें उनकी ज़रूरतें क्या हैं, तो उसके बाद हमें ये भी पता होना चाहिए जैसे देखो सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी जो मैंने आपको पहली क्लास में बताया था, वो ये था कि क्या उत्पादन करना है एक्सक्यूज मी, क्या उत्पादन करना है, कैसे उत्पादन करें, मतलब कि लाइक क्या उत्पादन करना है, लाइक हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे करना है, सॉरी क्या उत्पादन करना है, व्हाट टू प्रोड्यूस, कैसे करना है, हाउ टू प्रोड्यूस, और किसके लिए करना है, टू हुम फॉर टू प्रोड्यूस, ठीक है। ये वाला 3 हमारा होता है। तो बेसिकली इसमें क्या है कि कौन सी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करना है, कैसे करना है, वो श्रमिक वाला होगा कि मशीन वाला होगा, मतलब कि लेबर की जरूरत पड़ेगी, मानव की जरूरत पड़ेगी, या फिर हम मशीनों से प्रोडक्शन करेंगे, वो भी है। और उसके बाद क्या है कि किसके लिए करना है, किस वर्ग के लिए करना है, गरीब लोगों के लिए, अमीर लोगों के लिए, कि सबके लिए करना है, वो भी देखना बहुत
ज़रूरी होता है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करते हैं, हम पहले प्लानिंग बनाते हैं। तो प्लानिंग बनाने का काम किसका है, सेंट्रली प्लान इकोनॉमी, मतलब कि सरकार केंद्र में ये प्लान बनाती है, ठीक है। तो प्लान बनाती है, उसमें क्या होता है, इसे केंद्रीकृत नियोजित अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। पहले आप इसको थोड़ा सा देख लीजिए ध्यान से। ऑलराइट, जैसा कि आपको पता होगा कि हमारे जो देश की सरकार है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था है, जिसमें सेंट्रल में सरकार होती है, उसके बाद सारे राज्यों में भी सरकार होती है, ताकि देश का सुशासन जो है सुचारू रूप से चलता रहे। उसी तरीके से सेम यहाँ पे भी है कि जो आर्थिक फैसले हैं वो केंद्र लेती है, फिर उसके जो राज्य होते हैं वो उसे अपने हिसाब से थोड़ा बहुत चेंज करके या फिर उसी को फॉलो करते हैं अपने राज्य में, ताकि उस राज्य का विकास होता रहे, लोगों की जरूरतें, इच्छाएं, आवश्यकताएं सब पूर्ति होती रहे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है कि केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था क्या है, इसको पहले देख लेते हैं हम। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इसे केंद्रीकृत नियोजित अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। आप नाम में कभी कभी क्वेश्चन पेपर में अगर आपका दूसरा कोई नाम आ जाता है तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, मैंने ऑलरेडी यहाँ पर लिख दिया है ताकि आपको समझ आए कि सवाल वही पूछा जा रहा है, ठीक है। फिर इसमें क्या होता है, सरकार या कोई केंद्रीय सत्ता ही सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक फैसले लेती है। जैसे मैंने आपको बिल्कुल बताया कि सरकार जो होती है, केंद्र सरकार, वो ये बताती है कि कैसे प्रोडक्शन करना है, क्या क्या जरूरत है, कैसे चीज़ों का करना है लेन देन, ठीक है। सरकार तय करती है कि कौन सी वस्तुओं और सेवाओं का पैदा होगा, कितनी मात्रा होगी, किससे मिलेगी, बिल्कुल। और उनका मेन जो मकसद होता है वो लाभ कमाना बिल्कुल नहीं होता है। ये किसी भी गवर्नमेंट में आप देख लो, किसी भी गवर्नमेंट का जो रहेगा बच्चों, उनका मेन उद्देश्य कभी भी लाभ कमाना नहीं होता है, बल्कि समाज का कल्याण या लोगों की सेवा करना होता है, ठीक है। दूसरा है, क्योंकि सरकार जो है वो लोगों की भलाई के लिए काम कर रही है, तो उनका मेन मकसद ये होता है कि जो संसाधन है, जितने भी संसाधन, जैसे कि जमीन हो गया, आपका लैंड, लेबर, कैपिटल, जो भी चीज़ें हैं, अगर हम कोल का भी यूज़ करें, कोयले का, पेट्रोल किसी का भी यूज़ कर रहे हैं, तो उन सभी रिसोर्सेज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन, मतलब कि प्रॉपर अच्छे तरीके से उसका उपयोग हो, उसको वेस्ट या बर्बाद नहीं करे, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे देख लो कि मान लो कि अगर सरकार ने ध्यान दिया है कि मुझे शिक्षा में ध्यान देना है, तो टीचर्स की बहाली करेगी, स्कूल की बिल्डिंग अच्छे से बनवा देगी, उसमें लाइब्रेरी डाल देगी, कंप्यूटर की शिक्षा दे देगी, बाकी सारी फैसिलिटीज़ को भी अच्छे से डाल देगी, ताकि क्या है, बच्चे अच्छे से स्कूल जा करके पढ़ सके, उन्हें प्राइवेट स्कूल में जाने की कोई ज़रूरत ना पड़े। सेम है, अगर सरकार को लगता है कि अभी मुझे योजना बनानी है स्वास्थ्य सेवाओं के लिए, मतलब कि हॉस्पिटल्स बनवाना है, उसमें फैसिलिटीज़ देनी है, ताकि जो गरीब परिवार है वो भी अपना इलाज करवा सके, मतलब गरीब लोगों के पास पैसे नहीं होते तो बीमारी का इलाज नहीं करवा तो उनका जीवन भी चला जाता है, तो वैसा नहीं होना चाहिए। सरकार को इन सब पे भी ध्यान देना चाहिए, ठीक है। तो जैसे कि जो सुविधाएं हैं बेसिक, क्योंकि हेल्थ, एजुकेशन, फूड, शेल्टर, खाना, रहना, ये सब बेसिक चीज़ें हैं जो हर इंसान को चाहिए रहने के लिए, ठीक है। सरकार का मेन मतलब होता है कि ऐसा प्लान वो बना जिससे कि हर किसी को फायदा, बेसिकली जो गरीब लोग हैं उनका फायदा, उनका भला हो सके, ठीक है। तो यहाँ पे हम उसी की बात कर रहे हैं अभी। ताकि जो बेसिक जो आपको यहाँ पे आप देख रहे हो कि स्कूल है या फिर आपका हेल्थ है, यानी हॉस्पिटल, जो सरकारी हॉस्पिटल है, उनकी जो फी होती है बहुत ज़्यादा कम होती है, मिनिमम होती है, ताकि गरीब लोग भी उसका फायदा उठा सके, उनका इलाज हो सके, वो भी पढ़ सके, ठीक है। ठीक है, तो वो हमारा पहला पार्ट हो गया, जिसमें हमने पढ़ा कि केंद्रीय अर्थव्यवस्था, जिसका मेन मतलब है लोगों की सेवा करना, उनकी भलाई करना, ना कि लाभ कमाना। लेकिन दूसरा उसी में दूसरा हमारा पार्ट होता है जिसका मतलब है बाजार अर्थव्यवस्था, को बोलते हैं मार्केट इकोनॉमी। यहाँ पे मार्केट जो इकोनॉमी बच्चे, यानी कि वस्तुओं और सेवाओं का जो उत्पादन होता है, पहले पार्ट में हमने पढ़ा, इसमें हमने ये देखा कि केंद्रीकृत योजना है, मतलब कि सरकार जो है वो बना रही है योजनाएं लोगों के लिए, जिनमें उनको ये देखना है कि हर इंसान की, हर जो मानव समाज है उसका जो जरूरत है वो पूरी हो सके, ठीक है। लेकिन यहाँ पे दूसरा जो पार्ट है हमारे, इसमें बाजार अर्थव्यवस्था है, ये भी हमारी अर्थव्यवस्था को प्रभावित करती है, और कैसे करती है वो देखते हैं अभी हम, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि इस अर्थव्यवस्था में जो आर्थिक फैसले होते हैं, वहाँ केंद्र में तो केंद्र सरकार ले रही थी, जिनका मेन मकसद था कि लोगों का लाभ भला हो सके, बट यहाँ पे मार्केट की और बाजार की अर्थव्यवस्था में जो फैसले होते हैं वो बाजार की शक्तियाँ से हमारे यहाँ पे मतलब है डिमांड और सप्लाई, जिसको बोलते हैं मांग और पूर्ति। आपको पता है जब आप बाजार में सामान खरीदने जाते हो तो जिस चीज़ की ज़्यादा मांग होती है उसका प्राइस अपने आप बढ़ जाता है, जिसकी डिमांड कम होती है उसकी जो हो प्राइस होती है वो अपने आप ही कम हो जाती है। तो हमारा लॉ ऑफ डिमांड है ना, हमारी मांग का नियम जिसको कहते हैं, ठीक है। तो सेम वही होता है बाजार में, क्योंकि आप कोई हम सामान खरीद रहे हैं, यानी कि हम सामान की मांग कर रहे हैं,
और जो सामान बेच रहा है विक्रेता है वो सामान की पूर्ति कर रहा है। तो सेम बाजार की अर्थव्यवस्था में दो ही लोग इंपॉर्टेंट होते हैं। आपका पहला फैक्टर है मांग और डिमांड, दूसरा है जो बायर्स और सेलर्स होते हैं, जो क्रेता और विक्रेता होते हैं वो भी मांग यानी कि बाजार को मांग तो कर ही रहे हैं बट बाजार की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करते हैं। क्योंकि अगर हम कंज्यूमर्स हैं, अगर मैं सामान खरीदने दुकान जाऊंगी ही नहीं या हम सब सामान खरीदने सब्जी खरीदने रोड पे मार्केट में मंडी में जाएंगे ही नहीं, तो जो भी सब्जी पड़ी हुई है वहाँ उसका कोई वैल्यू नहीं है फिर, ठीक है, क्योंकि हम उसकी डिमांड ही नहीं कर रहे हैं, तो उसका प्राइस बढ़े घटे उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। लेकिन मान लो कि अभी आप देखते हो कभी टमाटर के दाम बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, कभी प्याज बहुत महंगा हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम तो टमाटर प्याज तो हम डेली खाते हैं तो हमें तो ज़रूरत है, हमें तो लेना ही है उसको। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि प्रोडक्शन कम हो जाता है, ठीक है, तो क्या करते हैं हम उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा करते हैं और जब उसको लगता है कि मार्केट में उसकी सप्लाई कम हो रही है, मार्केट में टमाटर प्याज आलू ये सब बहुत कम मात्रा में है, तो उसका दाम बढ़ा देते हैं। ताकि दाम बढ़ाने से क्या होगा, जिन लोग अफोर्ड कर पाएंगे, जिनके पास पैसे होंगे ज़्यादा वही खरीद पाएंगे, बाकी गरीब लोग जिनके पास पैसे नहीं उस चीज़ को नहीं खरीद पाएंगे। तो ये अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने का सबसे कॉमन तरीका है जिससे हम सब आप सब हमेशा कभी ना कभी जरूर रूबरू होते हैं, ठीक है। यहाँ पे सरकार का हस्तक्षेप बहुत कम होता है क्योंकि हम और आप लोकल लोग मिलकर के होते हैं, ठीक है। तो इन होते हैं जो वेंडर्स होते हैं, काम करते हैं, सब्जी बेचते हैं, दुकान लगा रहे हैं, फेरी वाले, उन सब का अपना रहता है, ठीक है। यहाँ पे सरकार का जो हस्तक्षेप बहुत कम होता है। उत्पादन का मुख्य उद्देश्य क्या है? मुनाफा कमाना है। जैसा मैंने आपको पहले ही कहा था, ऊपर वाले पार्ट में हमने पढ़ा है कि इस अर्थव्यवस्था में लाभ कमाना नहीं है। केंद्र वाले अर्थव्यवस्था में बाजार में क्या प्राइस होगा, क्या प्रोडक्शन होना है, कैसे होना है, वो सब सरकार तय करती है। बट बाजार की अर्थव्यवस्था में क्या प्रोडक्शन होगा, कैसे होगा, वो डिमांड और सप्लाई पे निर्भर करती है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे जो है सरकार का इसमें बहुत कम हस्तक्षेप होता है, बहुत कम ही, जो लॉ डिमांड ऑर्डर में करते आते हैं वो लोग, ठीक है। उनका मेन उद्देश्य क्या होता है? मुनाफा प्रॉफिट कमाना होता है। क्रेता विक्रेता संबंध ऑफ कोर्स यही दो लोग होते हैं, वो मार्केट में डिमांड सप्लाई को प्रभावित करते हैं। जैसे कि बाजार में खरीदने वाले क्रेता यानी कि हम सब जो कंज्यूमर्स हो गए, हम सामान खरीदते हैं, पैसा देते हैं, तो हम लोग क्या क्रेता हो गए हैं। और बेचने वाले विक्रेता होते हैं। क्रेता कम कीमत पर चीजें खरीदना चाहता है और विक्रेता ज्यादा कीमत पर बेचना चाहता है। बिल्कुल बिल्कुल सही चीज है। आप सब्जी लेने जाओ, वो बोलेगा 50 रुपये किलो, तो मम्मी लोग क्या करती है, नहीं 45-40 करने लगती है, बार्गेनिंग चलता है थोड़ा बहुत। बट क्या होता है कि क्योंकि मुझे तो चीज़ों की ज़रूरत है तो मैं तो सामान खरीदूंगी ही पैसे दे करके। सेम जो है, जो देखो आप कभी देख लो, कोई भी बिजनेसमैन कभी भी अपना लॉस नहीं करता है, ठीक है। उसको उसका मेन मकसद ही होता है कि वो पैसा प्रॉफिट कमाए, पैसा कमाए अपना, ठीक है। तो जो हम बायर से हम चाहते हैं कि कम पैसा देकर के ज़्यादा सामान ले लें और दुकान वाला चाहता है ज़्यादा पैसा लेकर के थोड़ा सा सामान बेचे, तो यहाँ पे वही चीज़ हो रही है, ठीक है। वस्तुओं तथा सेवाओं की एक कीमत होनी चाहिए, मतलब कि जो भी सामान बाजार में बेचा जा रहा है उसका प्राइस अगर एक ही प्राइस है फिर कोई कंपटीशन नहीं होगा। फिर हर किसी भी दुकान में आप चले जाओ, प्राइस फिक्स प्राइस है, आप कहीं से भी सामान ले लीजिए, आप पे डिपेंड करता है आपकी इच्छा, ठीक है। तो दोनों के बीच मोल भाव होता है और अंत में एक ऐसी कीमत तय होती है जिस पर दोनों सहमत होते हैं। इसी कीमत पर ही लेन देन होता है और यह कीमत बाजार की मांग और पूर्ति से तय होती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि मैं दुकान गई हूँ खरीदने के लिए, मुझे 10 किलो आलू चाहिए था वो बोला था कि मैं आपको 200 रुपये में दूंगा, लेकिन मैं कह रही थी कि नहीं मुझे 180 में ही चाहिए, ठीक है। तो वो बोला कि नहीं मैडम, हम 180 में नहीं देंगे, आप क्या करिए 190 दीजिए। तो फिर मैंने और उसने क्या किया, इस कीमत पे आलू को खरीद लिया। तो ये क्या हो गई, मेरी वो कीमत हो जिसमें मैंने ही अपना लेन देन किया, सहमत हो गए कि ठीक है ना भाई, तुम्हारा ना मेरा, 190 दे दो और मुझे 10 किलो आलू दे दो। ऐसा क्या करते हैं हम लोग, मोल भाव करते हैं ना, तो वही चलता है मार्केट में, ठीक है। तो वही है बाजार की कीमत। कैसे किसी बाजार में कीमत फिक्स करते हैं वो डिपेंड करता है कि हम क्या बार्गेनिंग कर रहे हैं, हमारी क्या इच्छा है पैसे देने की, कितना हम पे कर सकते हैं सामान खरीदने के लिए, इन सब पे, ठीक है। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया, आप देख लो कि एक मोबाइल फोन कंपनी वही फोन बनाएगी जिसकी बाजार में मांग ज्यादा होगी। यहाँ पे मांग ज्यादा होने से मतलब है कि यहाँ पे मांग ज्यादा होने से मतलब यहाँ पे ये है कि मान लो कि कोई अभी नया फोन आया है, होता है ना कि मार्केट में नया फोन, तो उसका प्रचार प्रसार हो रहा है, एक्टर एक्ट्रेस प्रचार करते हैं, तो हम लोग अट्रैक्ट होते हैं, फिर देखते हैं कि अच्छा फीचर्स अच्छा है, ये है, मेरे पास पैसे हैं, ठीक है, फोन 20,000 का फोन है, मैं इसको ले लेती हूँ, ठीक है। मान लो किसी कंपनी का फोन आया, इसका दाम है 20,000 रुपये, ठीक है। तो ऐसे लोग जो इस प्राइस को पे करके वो फोन अच्छी क्वालिटी अच्छे फीचर्स वाला फोन ले सकते थे, तो बाजार को प्रोडक्शन कंपनी को समझ आया कि ठीक है ये 20,000 वाला फोन जो है वो अच्छे से
मार्केट में बिक रहा है, इसकी डिमांड ज़्यादा है, फैशन में है, ठीक है। अभी क्या फैशन के अलावा क्या बोलते हैं कि ट्रेंड में है, ठीक है, ट्रेंड कहते हैं ना, आपको तो पता होगा अच्छे से, ठीक है। फोन ट्रेंड में है तो मैं क्या करता हूँ कि इसी का प्रोडक्शन बढ़ा देता हूँ क्योंकि इसकी डिमांड ज़्यादा है। अभी एग्जाम्पल ले लो, अभी ठंड आ गई है, विंटर का सीजन आ गया है, तो अब क्या करेंगे, सामान जो है वो जो प्रोडक्शन, जो कपड़ा बनाने वाली कंपनियां हैं, फैक्ट्रियां, वो क्या करेंगी, अपने कपड़े का विंटर वाले कपड़ों का प्रोडक्शन बढ़ा देंगे क्योंकि उसकी डिमांड ज़्यादा है, ठीक है। तो मार्केट जो होता है हमारा बच्चों, वो इसी पे चलता है कि किस चीज़ की डिमांड ज़्यादा है, क्या फैशन में है, क्या ट्रेंड में, क्योंकि आजकल लोग दिखाते बहुत ज़्यादा है, तो अच्छा है वो नहीं, वो बाद में देखते हैं, पहले हम देखते हैं किस चीज़ की डिमांड ज़्यादा है, फैशन में क्या चल रहा है। तो प्रोडक्शन कंपनी वो समझ जाती है, उत्पादन वाले समझ जाते हैं कि अभी इस चीज़ की डिमांड ज़्यादा है, ठंड आ गई है, कब सारे स्वेटर्स बिकेंगे, ठीक है। तो स्वेटर्स बनाना शुरू करो अच्छे अच्छे क्वालिटी में, अच्छे अच्छे डिजाइन में, ठीक है। आई होप आपको वहां तक में कोई दिक्कत नहीं हुई। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों, उसमें ये है कि सकारात्मक तथा आदर्शिक अर्थशास्त्र, जिसको बोलते हैं पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके डिफरेंसेस में ये सवाल आ सकता है, ठीक है। तो हम देख लेते हैं कि पॉजिटिव और नॉर्मेटिव अर्थशास्त्र में क्या डिफरेंस है। सबसे पहले हम ये देखते हैं इसका मतलब क्या होता है। तो मतलब यहाँ पे ये है कि पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, यह अर्थशास्त्र हम ये बताता है कि चीजें वास्तव में कैसी होती है, क्या है एग्जैक्टली, आलू आलू की तरह ही दिख रहा है, ठीक है। यह बताता है कि चीजें कैसी होनी चाहिए, कैसी होनी मतलब कि क्या हो और बेहतर हो सकता था उसमें, ठीक है। कि और साथ में हमने जो प्रोडक्शन, जैसे कि हम कहते हैं कि हमने कोई सामान का प्रोडक्शन किया, ठीक है, तो मुझे उसके लिए मान लो 5,000 रुपये खर्च हुए, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, पॉजिटिव अर्थशास्त्र की इतना हमने खर्च करके प्रोडक्शन कर दिया। अब हम देखेंगे उसको हम और कैसे बेहतर कर सकते थे, उसमें हम क्या चीजें अच्छा डाल सकते थे, आप पैसा कम लगा सकते थे, 4,000 में प्रोडक्शन कर सकते थे, तो क्या होना चाहिए था वो इसमें दिखाता है, ठीक है। फिर एक्सप्लेनेशन की बात कर लेते हैं। तो यह चीजों, फैक्ट्स और डेटा के आधार पर अध्ययन करता है, मतलब कि बिल्कुल तथ्य है, जो चीज हमें दिख रही है आंखों से उस पर ही बिलीव करता है, उसी के बारे में बताता है, ठीक है। या कारण और परिणाम को देखता है और इसमें पर्सनल ओपिनियन नहीं होती, ठीक है। मान लो कि ऐसे जाने से क्या कारण की वजह से क्या कुछ रिजल्ट हो गया, ठीक है, अगर मैंने अच्छे से पढ़ाई की तो मेरा रिजल्ट अच्छा आया, तो ये कारण और परिणाम को बताता है आपको, बिल्कुल फैक्ट जो आप कर रहे हो आपको वही बताएगा, ठीक है। बट जो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स होता है, आदर्शिक होता है, उसमें ये बताते हैं कि यह मूल्य निर्णयों और राय पर आधारित होता है, इसमें अच्छा या बुरा क्या है इसमें फैसला है, मतलब कि हमारे, मेरा पर्सनल है कि मुझे ये कपड़ा अच्छा नहीं लगा, मुझे इस कंपनी का कोई सामान पसंद नहीं आता, तो ये मेरा पर्सनल ओपिनियन, ठीक है। इसमें हम कर सकते हैं कि ठीक है आपको ये अच्छा नहीं लग रहा है, आपकी राय क्या है, आप उस पर अपना अपना फैसला दे सकते हैं कि आपको इस चीज कंपनी का प्रोडक्ट पसंद नहीं तो आपको मत लीजिए, ठीक है। इसमें आपको कोई इफ वर्ड करने की जरूरत नहीं है, आपको नहीं लग रहा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या होता है इसका जो फोकस, मेन जो आपका सेंटर पॉइंट होता है वो ये होता है कि फैक्चुअल स्टेटमेंट होते हैं, ठीक है। मैंने आपको वही कहा कि वास्तविक चीजें आपको बताई जाती है, ठीक है। बट आप आदर्शिक वाले में कि जो लिखा है आपको वही फॉलो करना पड़ेगा, ज़्यादा चेंजेस नहीं कर सकते। बट आदर्शिक वाले में क्या होता है, नॉर्मेटिव में क्या होता है कि आप अपना सजेशंस, ओपिनियंस, आइडियाज आप दे सकते हैं। आपको लगता है कि नहीं इस मोबाइल में या इस टीवी में कुछ अच्छा फीचर होना चाहिए, तो आप उसको अपने हिसाब से उसमें अपने आइडियाज, आप सजेशंस आप दे सकते हैं, ठीक है। देख लो, तो यहाँ पे एक एग्जांपल के थ्रू अगर आप समझेंगे तो आपको ज़्यादा से समझ में आएगा। सबसे पहले ये क्या है कि भारत में बेरोजगारी दर, अनएम्प्लॉयमेंट रेट 6% है, ये फैक्ट है, ये हमने आंकड़ा निकाला, हमने सर्वेक्षण किया, हमने सर्वे किया, हमें समझ आया कि जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है क्या है, वो 6% है। इसको हम बदल नहीं सकते कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, 6 नहीं 10% है, मुझे नौकरी नहीं मिली तो 10% है, ऐसा नहीं कर सकते, या 4% या नहीं है, ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपका, बट भारत सरकार को बेरोजगारी कम करने के लिए कड़े कदम उठाने चाहिए, यह एक सुझाव है। लेकिन आप क्या किया, मेरे को बहुत गुस्सा आया तो मैंने क्या दिया कि बेरोजगारी दर 6% है, सरकार तो कुछ कर नहीं रही है, तो अब क्या बोलेंगे हम कि भारत सरकार को बेरोजगारी कम करने के लिए ऐसा ऐसा आइडिया करना चाहिए, नए नए फैक्ट्री लगाओ, ये कर दो वो कर दो। तो ये मेरा क्या है, मेरा आइडिया है, ठीक है, ये ऐसा कि नहीं कि वो हो रहा है, ये मैंने अपने तरीके से मुझे समझ आया तो मैंने उसको कह दिया। तो आप समझ पा रहे हैं, ये बिल्कुल आपका रियल चीज है। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, क्या होना चाहिए, व्हाट आउट टू बी, ये आपको बताता है। बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। बुक में आप देखोगे तो इसको अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ, वहां भी आप पढ़ सकते हैं इसको, ठीक है। आप पॉइंट्स आप चाहो तो ये पॉइंट्स आप अपनी नोटबुक में लिख लो, कॉपी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर आप चाहे तो दूसरा एग्जाम्पल दे करके अपने शब्दों में इसको अच्छे से लिख सकते हैं, ठीक है। आइए थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं।
हाँ, जो नेक्स्ट टॉपिक है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको बताया गया है, जैसे कि हमने हमारा चैप्टर का नाम ही था वेस्टी अर्थशास्त्र, माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है, बट फिर से एक बार यहाँ पे समराइज कर देते हैं। वेस्टी के साथ साथ अब आपका सेमेस्ट्री अर्थशास्त्र को बोलते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स भी है। ठीक है, तो बेसिकली अर्थशास्त्र को पढ़ाई के हिसाब से दो पार्ट से बांटा गया है। पहला आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स है, तो हम देख लेते हैं, इसका मतलब आपको अच्छे से पता है, बट फिर भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यह अर्थशास्त्र की वह शाखा है जो अर्थव्यवस्था के छोटे हिस्सों का अध्ययन करती है, जैसे बिल्कुल एक व्यक्ति का, एक परिवार का, कि वो अपने घर में कैसे पैसों का यूज कर रहे हैं, जैसे सैलरी आई तो कहाँ कहाँ यूज किया, एक व्यक्ति ने क्या किया, एक परिवार में कैसे, हाउस होल्ड में क्या, एक फर्म कैसे अपना मतलब कीमत का निर्धारण करी कि उसको ज्यादा प्रॉफिट हो सके, उसको लॉस ना हो, ये सब भी देखते हैं। ठीक है, तो आर्थिक फैसले जो भी होता है व्यक्ति परिवार छोटे लेवल पे, माइक्रो का मतलब ही होता है सूक्ष्म पे। ठीक है, छोटे लेवल पे, छोटे स्तर पे कैसे प्रोडक्शन क्या हो रहा है, उस सबको उसका अगर अध्ययन करना हो, उसके बारे में जानना हो, तो हम माइक्रो इकोनॉमिक्स को पढ़ते हैं। सेम आगे भी इसमें दिया गया है इसका अपोजिट होता है आपके माइक्रो इकोनॉमिक्स होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जानने की कोशिश करता है कि कोई व्यक्ति क्या खरीदता है, कोई कंपनी किसी वस्तु की कीमत कैसे तय करती है, या किसी विशेष बाजार में क्या हो रहा है। एक अच्छे से डीप स्टडी करनी है कि किसी कंपनी कोई सामान का प्रोडक्शन कैसे कर रही है, उसका वो प्राइस कैसे फिक्स करेगी कि उसको फायदा हो, कंज्यूमर को भी नहीं लगे कि प्राइस पेन का दाम तो बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है, वैसा भी होना चाहिए। ठीक है, तो ये सब प्लान करना पड़ता है, सोचना समझना पड़ता है। तो इसका जितना भी अध्ययन है उसका वो किसके अंदर में आता है आपके, वो आपके आता है बेस्टी अर्थ, इसको बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत में आता है। ठीक है, देखो आप ये देखिए कि बाजार में टमाटर बेचा है, एक उपभोक्ता सीमित आय से क्या चाली आई 20,000 रुपए, आपको मेरे लिए समय पे, टाइम पे ज्यादा ये सब चीजों सेम है। अभी देखते हैं कितने सैलरी दे सामान नहीं मेरे आते समझती और साथ में चैप्टर में बता देते हैं। अर्थशास्त्र की वह शाखा बताते एक अर्थ रूप में, यानी कि अर्थव्यवस्था, यानी भारत की अर्थव्यवस्था ये पढ़ना है, गरीबी क्या है, बेरोजगार पढ़ रहे हैं कैसे, सबके बारे में निकलता है या कुल एग्रीगेट आय मिलती है। ठीक है ना, तो प्राइस सेल का किलो, ठीक है, अब बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, ऐसे मुद्दों पर हम इसीलिए बड़े लेवल पे
स्टेबिलिटी का रुकने से ज़्यादा महंगाई नहीं, ज़्यादा मंदी, स्टेबल जो है अगर हो रहा है कि आपके विकास वाले स्तर पर है। ऐसा नहीं है कभी सर्टेन या फिर या फिर नहीं, वैसा नहीं। स्टेबल का मतलब रोजगार, एम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा दे दिया, एम्प्लॉयमेंट दे दिया, सैलरी पैसा ही नहीं है हमारे पास, तो वैसा नहीं मुझे स्टेबल हो जाएगी। ठीक, यहाँ पे फिर हम क्या पढ़ते हैं कि देश में बेरोजगारी की जो दर है वो कितनी, की जो रेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट है हर साल कितने के बारे में। सरकार को बजट के बारे में तो पढ़ा ही है कि आपका बहुत हेल्थ पे कितना, में इंफ्रास्ट्रक्चर कुल बता रहे हैं उस पर कितना इसकी बात जो है वो बढ़ती बढ़ रही हो रहा है। साल में एक बढ़ रहा है, इसमें संसाधन है, बढ़ रहा है, डिमांड है, तो ये सब कैसे फैक्टर समष्टि में हम बड़े लेवल पे अर्थव्यवस्था, बेरोजगारी, राष्ट्रीय आय क्या है, ठीक है, देशन के बढ़ रहा है तरीके अब यहाँ तो बट फिर से एक बार खत्म हो गया है, देख लेते हैं आज। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं आर्थिक क्रियाकलाप सरकार के दिन बाजार अर्थव्यवस्था हम क्रेता को की यहाँ पे क्या सरकार मेरे पास जो दुकानदार है वो चाहता है ज़्यादा पैसा कमी चाहते हैं, कम पैसा देकर के ज़्यादा सामान खरीद लूँ, ठीक है। आपका अर्थशास्त्र के अध्ययन अभी देखना पड़ता क्या हो रहा है और क्या होना चाहिए और आदर्शिक को देख, ठीक है। अंत में हमने एसटी और जो होता है छोटे स्तर पे फैसला ले समझती, बड़े लेवल पे राष्ट्र लेवल राष्ट्रीय स्तर की जो आर्थिक व्यवस्था वो कैसे चल रही, आप कैसे आपको ये तो एक क्लास को खत्म करते आप यहाँ पे ऑलरेडी खत्म सो मच, बट आप बिल्कुल जा करके आप बुक पढ़िए तब आपको वैसे सब की है, आपको सब नोट बिल्कुल प्रॉपर तरीके प्रॉपर सारे ताकि एक प्रॉपर सेगमेंट आ पाए, ठीक है। थैंक यू सो